जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है ब्रांच अकाउंट। इससे पहले ब्रांच अकाउंट में मैंने आपको बताया हुआ है, दो मेथड पढ़ा दिए हैं। पहला मेथड मैंने बताया था डेटर्स मेथड क्या होता है और दूसरा बताया था स्टॉक एंड डेटर्स मेथड क्या होता है। दोनों ही मेथड से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कराई हुई है और इसके शुरुआत में उससे भी पहले मैंने इसकी जर्नल एंट्रीज, फॉर्मेट और इसका पूरा ओवरव्यू आपको बता रखा है। अब इसके दो मेथड बचे हुए हैं, तो आज सेकंड लास्ट मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें बात करेंगे फाइनल अकाउंट मेथड की कि फाइनल अकाउंट मेथड क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट मेथड। इससे पहले पढ़ चुके हैं डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। देखिए फाइनल अकाउंट मेथड क्या होता है। जब बात फाइनल अकाउंट मेथड की जाए तो हमें यह जानना चाहिए कि डेटर्स मेथड और फाइनल अकाउंट मेथड इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर बात करी जाए डेटर्स मेथड की, डेटर्स मेथड और इधर फाइनल अकाउंट मेथड, तो इस वाले मेथड में जो हमारा ब्रांच अकाउंट बनता था, जो ब्रांच अकाउंट बनता है वो बनता है नॉमिनल नेचर का, नॉमिनल नेचर होता है उसका, ठीक है ना। जबकि यहां पर जो ब्रांच अकाउंट बनता है वो पर्सनल अकाउंट नेचर का होता है, पर्सनल अकाउंट नेचर का होता है, ठीक है। यहां जो ब्रांच अकाउंट का बैलेंस निकलता है यहां पर वो बताता है जनरल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। लेकिन यहां ब्रांच अकाउंट का जो बैलेंस निकलता है वो हमें बताता है ऑब्लिक लायबिलिटी, या तो असेट्स या लायबिलिटी का बैलेंस आएगा, क्योंकि ये होता है नॉमिनल नेचर। नॉमिनल का मतलब है आय या व्यय, प्रॉफिट हुआ तो आय, लॉस हुआ तो व्यय। जबकि पर्सनल अकाउंट का जो बैलेंस निकल करके आता है वो एसेट्स या लायबिलिटी होती है, मतलब या तो हमें किसी से कुछ लेना है या तो किसी को कुछ देना है। जबकि यहां पर या तो प्रॉफिट है या तो लॉस है। अब बात आती है कि आखिर हमें ब्रांच अकाउंट बनाना कैसे चाहिए। तो फाइनल अकाउंट मेथड में हमें विशेष तौर पर दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, क्वेश्चन के अंदर लिख के आएगा प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट। नंबर एक हो गया ये। नंबर दो पर या तो लिख के आएगा प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड ऑल्सो ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो देखिए हम लोग को ध्यान रखना है, अगर ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हर एक क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो ये लिख के आएगा। तो उसको हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे अगर ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले हमको लिखा हुआ है, फिर कह रहा है ब्रांच अकाउंट भी बनाओ, ऐसी कंडीशन में जो ब्रांच अकाउंट हम लोग बनाएंगे वो इस नेचर का बनेगा। फाइनल अकाउंट मेथड में पर्सनल अकाउंट नेचर का बनेगा। बात क्लियर है। लेकिन अगर कहा जा रहा है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, देखो ब्रांच अकाउंट पहले लिखा हुआ है, बाद में क्या लिखा हुआ है, एंड आल्सो ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसी कंडीशन में जो हमारा ब्रांच अकाउंट बनेगा वो इस कंडीशन पे, इस वाले मेथड पे बनेगा, भले ही हम लोग यहां पर हों। मेथड हमारा फाइनल अकाउंट मेथड है, ओके, मेथड फाइनल अकाउंट मेथड है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। लेकिन अगर हमसे ब्रांच अकाउंट पहले बनाने को कह रहा है, फिर ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो ब्रांच अकाउंट बनाया जाएगा वो बिल्कुल वैसा बनेगा जैसे डेटर्स मेथड में बनता था। लेकिन जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, लेकिन
अगर हमसे कहा जा रहा है प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाने को कह रहा है, ऐसी कंडीशन में हमारा जो ब्रांच अकाउंट बनेगा वो पर्सनल अकाउंट के नेचर का बनेगा, अर्थात उसका बैलेंस या तो एसेट्स होगा या तो लायबिलिटी होगा, ये हमें ध्यान में रखना होगा। बात क्लियर है आपको? फिर एक बात आती है कि माल या तो इनवॉइस प्राइस पर होता है भाई, इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों तरीके से होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने दोनों में बताया है। डेटर्स मेथड में 2 क्वेश्चन दिए थे, कॉस्ट वाला इनवॉइस वाला अलग से। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में भी अलग अलग बताया था, कॉस्ट पे है तो कैसे, इनवॉइस पे है तो कैसे। लेकिन फाइनल अकाउंट मेथड में अगर इनवॉइस पे है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे वो सब की सब कॉस्ट प्राइस पर होगी। अर्थात इनवॉइस से प्रॉफिट हटा देंगे तो कॉस्ट बचेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर इनवॉइस बनता है, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल्स बनती है। सेल्स ही इनवॉइस प्राइस होता है जिसको बीजक मूल्य कहा जाता है या बिक्री मूल्य कहा जाता है। तो हम लोग बिक्री मूल्य में से प्रॉफिट को अलग कर देंगे तो क्या बचेगा, कॉस्ट प्राइस बचेगा। तो जहां जहां हम लोग ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स फ्रॉम अदर ब्रांच, गुड्स रिटर्न, कुछ क्लोजिंग स्टॉक, ये जितना जो कुछ होगा ये सब कैसे लेंगे, कॉस्ट प्राइस पर लेंगे, इनवॉइस प्राइस पर इसको नहीं लेंगे, ये हमें याद रखना होगा। बात क्लियर है? देखो ऐसा करते क्यों है कि हम यहां पर होगा तो ये बनाएंगे, यहां पर होगा तो ये बनाएंगे। ये जब देखो कह रहा है ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फोकस कहां है, ये फोकस कहां हो रहा है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर फोकस हो रहा है। अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर फोकस किया जा रहा है तो मतलब फाइनल अकाउंट मेथड में ही हम जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हमें पर्सनल अकाउंट नेचर पर ही बनाना चाहिए अपना ब्रांच अकाउंट। लेकिन यहां देखो ब्रांच पर फोकस किया जा रहा है, न कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पर। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटरमीडिएट में या फाइनल अकाउंट पढ़ते समय, क्या इंटरमीडिएट चाहे ग्रेजुएशन में फाइनल अकाउंट कभी भी पढ़ रहे हो, 2 बातें आती हैं, एक आता है वेज एंड सैलरी एंड सैलरी, और या कभी कभी लिखा होता है सैलरी एंड वेज। अब देखो यहां पर वेज एंड सैलरी होता है तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे, है ना, और जब कभी भी सैलरी एंड वेज होता था तो पीएल अकाउंट। ऐसे क्यों करते थे, इसके पीछे क्या कारण है? जब वेज पहले लिखा होता है इसका मतलब है कि इस टोटल वैल्यू में वेज का परसेंटेज ज्यादा है, इस वजह से वेज पार्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस का और वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन जब कभी भी सैलरी एंड वेज लिखा होता था इसका मतलब है कि इस ओवरऑल वैल्यू में सैलरी का हिस्सा ज़्यादा है, सैलरी का शेयर ज़्यादा है, और सैलरी जो होती है ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इस वजह से इसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हुए पीएल अकाउंट में लिखते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जब ब्रांच पर फोकस किया जाएगा तो ब्रांच अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर का बनेगा, लेकिन जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर फोकस किया जाएगा तो हमारा ब्रांच अकाउंट पर्सनल नेचर का बनेगा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि चीज़ों को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं चल के। तो क्वेश्चन है, आगरा के की कानपुर में एक शाखा है, शाखा को लागत प्लस 20% पर माल भेजा जाता है, शाखा के व्यय आगरा से भुगतान किए जाते हैं और शाखा अपने विक्रय पंजी तथा देनदार पंजी ही रखती है। निम्नांकित विवरण से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा का व्यापारिक एवं लाभहानि लेखा खाता तथा शाखा लेखा तैयार कीजिए। देखिए आपको बोला गया है ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट, तो हमारा जो ब्रांच अकाउंट बनेगा वो बनेगा पर्सनल नेचर के रूल पर। ओके, इन्फॉर्मेशन क्या है, ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस है इनवॉइस प्राइस पर। ऑन 31 मार्च 2017 गुड्स इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस 1800 का है, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस 5200 का है, कैश सेल्स 8750 रुपये की है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 18950 है, क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 9000 है, क्लोजिंग डेटर्स हमारे 4580 रुपये हैं और क्रेडिट सेल्स 20500 रुपये की दी गई है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में देखिए हमको चाहिए यहाँ पर ब्रांच अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए देखिए आपको क्या ओपनिंग डेटर्स दिए गए हैं, ओपनिंग डेटर्स नहीं दिए गए हैं, तो ओपनिंग डेटर्स निकल के आएंगे, हमें बनाना पड़ेगा अकाउंट। हमें क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन है ऐसी कि हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आराम से पूरी बातें आपको समझाऊंगा। तो लेकिन उससे पहले डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, डेटर्स अकाउंट। ये फॉर्मेट इसका बता चुका हूँ आपको, सिंपल सा फॉर्मेट रहता है, particulars amount
particulars amount to balance BD, यही तो है नहीं, टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स यहाँ पर हम लोग को चाहिए। क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट सेल्स है 20,500 रुपये की। ओके, फिर रिसीव फ्रॉम डेटर्स है तो बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट डेटर्स से कितना मिला है, रिसीव फ्रॉम डेटर्स 18,950 रुपये, 18,950 बाई बैलेंस CD, क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं, क्लोजिंग डेटर्स हैं 4,580 रुपये। टोटल कर लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, 0, 8, 5, 13, 9, 5, 14, 1, 15, 8, 4, 12, 1, 13 और 1, 2, 23,530। तो 23,530 रुपये में से 20,500 माइनस करो तो 0, 3, 0, 3, 3,030 रुपये हमारा डेटर्स निकल के आ गया है, ओपनिंग डेटर्स। अब चलते हैं और बनाते हैं ब्रांच अकाउंट और ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं, बनाते हैं ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यहाँ पर हमें किसी भी इनवॉइस प्राइस का यूज़ नहीं करना है, हमको कॉस्ट पे वैल्यूज चाहिए होंगी। इसने कहा था कि कॉस्ट प्लस 20% पर माल भेजा जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम कॉस्ट मान लें 100 रुपये की और प्लस कह रहा है प्रॉफिट है 20, तो इसका मतलब है 120 रुपये की सेल्स हो रही है ना। सेल्स कितने की हो रही है, 120। तो अब जितनी भी वैल्यू 120 वाली दी गई हैं उनको हमें 100% पर कर लेना है, तो कॉस्ट पर हो जाएगी। हमको क्या करना है, हर एक वैल्यू कॉस्ट पर चाहिए। कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट पर इसने कहा गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितने का माल भेजा है, तो देखो 15,000 का तो इसने भेज दिया है और 1,800 का ट्रांजिट है। इसका मतलब है कि 16,800 रुपये का माल भेजा हुआ है। ये वैल्यू है 120% की। हमको वैल्यू कितने परसेंट की चाहिए, 100% की चाहिए। भाई ये सेलिंग प्राइस दिया गया है, हमको कॉस्ट चाहिए, तो सेलिंग है, सेलिंग से डिवाइड कर दो, कॉस्ट से मल्टीप्लाई दे दो, हो जाएगी कॉस्ट। देखो ये 0 काट दो, ये 0 काट दो, उसके बाद में 12 से इसको डिवाइड कर दो, तो 12 × 12 बचेगा 4, हो जाएगा 12 × 4 = 48। इसका मतलब है 14,000 रुपये की कॉस्ट है। तो हम लोग गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना लिखेंगे, 14,000 लिखेंगे। इसी तरीके से नंबर 2 पर क्लोजिंग स्टॉक को देख लीजिए आप। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर कितना दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस ये 9,000 दिया गया है। तो 9,000 दिया गया है, ये 120% की वैल्यू है, हमको 100% की वैल्यू चाहिए। ये देखो 1 0 काट दिया हमने, 7 84 और 12 पंचे 60, 7,500 रुपये। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 7,500 रुपये इसकी जो वैल्यू है वो कॉस्ट है, बाकी 1,500 प्रॉफिट है। इसी तरीके से नंबर 3 पर गुड्स इन ट्रांजिट देख लीजिए। गुड्स इन ट्रांजिट, तो ये है हमारा 1,800 रुपये का, 1,800 डिवाइडेड बाई 120 गुणे 100, 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, 12 × 12 बचा यहाँ पर 6, 12 पंचे 60 और 2 0, तो ये 1,500 आ गया। बात क्लियर हो गई। तो जहाँ पर हमें लिखना होगा गुड्स इन टू ब्रांच, गुड्स इन ट्रांजिट, क्लोजिंग स्टॉक, वहाँ पर हम लोग कौन सी वैल्यू लिखेंगे, तो गुड्स इन टू ब्रांच ये लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ये लिखेंगे और गुड्स इन ट्रांजिट ये लिखेंगे। इनवॉइस प्राइस को एकदम हटा के रख देंगे। क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग स्टॉक भी दिया गया है, तो नंबर 4 पर ओपनिंग स्टॉक के साथ में भी यही करेंगे। 12,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक दिया है, इसको 120 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई दे देंगे, तो ये पूरा 10,000 आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग कितना लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, ना कि 12,000। देखो सारी वैल्यूज जितनी हमको चाहिए थी वो मैंने सब की सब कॉस्ट पर उनको कैलकुलेट कर लिया है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रांच अकाउंट दोनों में ही ये सभी की सभी वैल्यूज कॉस्ट पर ही कैलकुलेट की जाएंगी, इन पर इनवॉइस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब देखते हैं कैसे इनको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक कितना लिखेंगे, 10,000, टू गुड्स
सेंड टू ब्रांच कैलकुलेट कर चुके हैं 14,000 रुपये बाय सेल्स। सेल्स में देखिए कैश और क्रेडिट दो सेल्स हैं, दोनों लिखी जाती हैं। कैश सेल्स कितनी है, कैश, तो कैश सेल्स क्वेश्चन में हमको दी हुई है, कैश सेल्स दी गई है 8,750 रुपये और क्रेडिट सेल्स दी गई है हम लोग को 20,500 रुपये। तो सेल्स हमारी जो बनेगी टोटल वो 0, 5, 7, 5, 12, 8 + 1 9 एंड 2, मतलब 29,250 29,250 रुपये की सेल्स बनेगी। और उसके बाद में बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक है 7,500 रुपये का। अदर कोई एक्सपेंस है नहीं, हाँ एक वैल्यू है, वो कौन सी है, गुड्स इन ट्रांजिट है। तो गुड्स इन ट्रांजिट को देखो यहाँ पर मैंने 14,000 में जोड़ ही लिया है, देखो 16,800 पे मैंने रिजर्व निकाला था, तो 15,000 गुड्स सेंड टू ब्रांच था और 1,600 वो ऐड करके ही मैंने इसको 1,500 ऐड करके ही मैंने वो किया था। 15,000 रुपये का गुड्स सेंड टू ब्रांच था और 1,800 रुपये का गुड्स इन ट्रांजिट था, तो उसको इंक्लूड करके ही ये वैल्यू निकाली है। तो उस गुड्स इन ट्रांजिट को दोनों तरफ लिखा जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय गुड्स इन ट्रांजिट। देखो इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आया था, 1,500 आया था, ये हो गया। अब इधर का टोटल करिए और बैलेंस निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, देखो 0, 5, 5, 5, 10, 2, 12, 7, 1, 8, 9, 8, 17, 1, 18 और 2, 1, 3, 38,250 रुपये। यही 38,250 रुपये हम लोग यहाँ पर ले आएंगे और इधर बैलेंस निकाल देंगे। तो 14 और 10 24, 38 में से आप 24 निकाल दीजिए तो 14,250 रुपये, 14,250 ये आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट CD। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ब्रॉट डाउन करने के बाद में पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट कितना आएगा। तो अब बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 14,250, इधर हमने टू एक्सपेंस किए हैं, कुछ टू एक्सपेंसेस जितने दिए होते हैं वो लिख लेंगे। एक्सपेंस क्वेश्चन के अंदर दिए हैं एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस, ये हैं 5,200 रुपये के, तो 5,200 रुपये खर्च किए गए हैं। यहाँ इसका टोटल करेंगे 14,250 रुपये, यहाँ लेकर आए 14,250 रुपये, टोटल किया, इसको माइनस किया, 0, 5 से 0 गया तो 5, 2 से 2 गया तो 0 और 14 से 5 गया तो 9, ये हो गया टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट 9,050 रुपये का। देखिए आपका यही आंसर आ रहा होगा 9,050 रुपये, हाँ जी आ रहा है, नेट प्रॉफिट मेरा 9,050 रुपये का। तो इस तरीके से हम लोग फाइनल अकाउंट मेथड में अगर हमसे ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा जा रहा है तो इस तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बता दिया है विद प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में भी आ गई होगी। अब बचता है हमारा ब्रांच अकाउंट, तो चलते हैं देखते हैं कैसे बनाया जाएगा ब्रांच अकाउंट, वो भी पर्सनल अकाउंट बनाएंगे। ब्रांच अकाउंट फॉर्मेट मैंने बना लिया है, फॉर्मेट इसका रहेगा ब्रांच अकाउंट पर्सनल अकाउंट नेचर, चूंकि हमसे कहा गया था प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट। तो ऐसी कंडीशन में जो मेरा ब्रांच अकाउंट बनता है वो पर्सनल अकाउंट नेचर का होता है। हाँ अगर कहा जाता है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड आल्सो ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसी कंडीशन में जो हमारा ब्रांच अकाउंट बनता है वो नॉमिनल नेचर का बनता है। तो चलिए देखते हैं, ये भी पूरा कॉस्ट पे ही बनेगा। तो सबसे पहले देखिए ये पर्सनल अकाउंट नेचर का है, तो इसकी स्टार्टिंग होती है टू बैलेंस BD। कौन सा यहाँ पर बैलेंस आता है, एसेट्स का बैलेंस आता है। तो एसेट्स हमारे पास दो हैं, कौन कौन है, एक तो हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेटेड है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक, ये देखो 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये। और दूसरा हमारे पास में यही ओपनिंग डेटर्स हैं, ये 3,030 रुपये के थे, मैंने कैलकुलेट किया था डेटर्स अकाउंट बना करके। तो ये 13,030
30 रुपये हमारे पास में बैलेंस हो गया है एसेट्स का। ठीक है, उसके बाद में अब चलते हैं क्रेडिट साइड। तो लाइबिलिटीज का अगर कोई बैलेंस होता है तो वो क्रेडिट होता है, चूंकि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट और लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। तो बाई बैलेंस BD, लेकिन कोई लाइबिलिटी है नहीं। फिर यहां आएंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट विद गुड्स इन ट्रांजिट। तो ये है हमारा 14,000 रुपये एट कॉस्ट। हम लोग को कॉस्ट पे करना है, इनवाइस को हमने हटा दिया है, वो कैलकुलेशन ऑलरेडी आपके सामने है। तो उसको मिला करके मेरे पास में 14,000 रुपये का माल बनता है, जिसमें गुड्स इन ट्रांजिट भी था 1,800 रुपये का इनवाइस प्राइस पर, तो उसको भी कॉस्ट पर करिए। तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुड्स इन ट्रांजिट, बाय गुड्स इन ट्रांजिट। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1,500 रुपये का मेरा गुड्स इन ट्रांजिट है। ओके, हो गया। उसके बाद में डेबिट साइड में आएंगे, लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों? खर्चों के लिए, ब्रांच के खर्चों के लिए। तो ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ये था क्वेश्चन के अंदर हमको दिया गया था 5200 रुपये। कितना? 5200 रुपये का खर्च दिया हुआ है ब्रांच का, जिसको हेड ऑफिस ने पेड किया है। हो गया। उसके बाद यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट, ब्रांच ने अपनी हेड ऑफिस को जो कैश उसके पास आई थी उसको भेज दिया। कितना पैसा भेजते हैं? तो दो वैल्यू यहाँ पर भेजी जाती हैं। एक तो होती है कैश सेल्स, क्वेश्चन के अंदर कैश सेल्स थी हमारी 8,750 रुपये। तो 8,750 रुपये ये, प्लस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से जितना कैश मिलता है वो भी तो यही आता है, ये भी भेज दिया जाता है। डेटर्स से कितना मिला हुआ था? तो रिसीव फ्रॉम डेटर्स 18,950 रुपये डेटर्स से मिला था। तो 18,950 रुपये टोटल। ये कितना बनेगा? तो 0, 5 5 10 का 0, 9 1 10 7 17 के साथ हासिल आया 1, 8 8 16 1 17 के साथ 1 और 1 2, 27,700 रुपये हो गया। क्वेश्चन के अंदर देखिए क्लोजिंग एसेट्स हैं। क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स हैं और क्लोजिंग स्टॉक है। तो देखिए क्लोजिंग ओपनिंग एसेट्स इधर थी, क्लोजिंग एसेट्स यहाँ होती हैं बाय बैलेंस CD। तो यहाँ पर दो एसेट्स हमारी आएंगी, एक तो क्लोजिंग एसेट्स और दूसरा क्लोजिंग डेटर्स। तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास में, मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, वो वाला आएगा यहाँ पर। तो क्लोजिंग स्टॉक 7,500 रुपये का कैलकुलेटेड है। और क्लोजिंग डेटर्स ये क्वेश्चन में दिए गए हैं। क्लोजिंग डेटर्स हैं 4,580 रुपये के, 4,580 रुपये। ये हमने टोटल किया तो 0, 8, 5 5 10 और 7 4 11 1 12, 12,080 रुपये। अब क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, और अगर डेबिट साइड में कुछ अंतर आया तो वो अंतर हमारा होगा टू बैलेंस CD और लाइबिलिटीज़ निकल के आएंगी, और अगर नहीं आया तो यहीं पर बात खत्म हो जाएगी। तो क्रेडिट साइड का टोटल करिए। क्रेडिट का टोटल हमारा कितना आएगा? 0, 8, 7 5 12, 7 1 8, 8 और 2 10, 1 11, 2 1 3 1 4, 41,280 रुपये। यही 41,280 रुपये हम लोग इधर लेकर के आएंगे। तो 41,280 आ गया है, यहाँ लेके चलो 0 0 0 0, 5 और 3 8, फिर आगे चलें तो 2 2 का 2, 4 3 7 5 12, 12 और 9 21 का 1, 1 और 1 2 और 2 4। इसका मतलब मेरा कोई भी लाइबिलिटी इनके पास में नहीं है, ना तो ओपनिंग लाइबिलिटी थी और ना ही क्लोजिंग लाइबिलिटी है। टू बैलेंस CD कोई लाइबिलिटी नहीं है। और इस तरीके से हमारा ब्रांच अकाउंट भी बनकर के तैयार हो गया है। उम्मीद है ब्रांच अकाउंट में फाइनल अकाउंट मेथड आपको बेहद आसानी के साथ समझ में आ गया होगा।
जैसा भी समझें अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाया करें, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। आपके एग्जामिनेशंस के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और वहाँ हम देखेंगे ब्रांच अकाउंट में लास्ट मेथड जिसको कहते हैं होलसेल मेथड, अर्थात थोक विक्रय पद्धति क्या होती है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है।